हम टेस्ट करने वाले हैं विजन आईएएस का। टेस्ट नंबर 9 है ये। आप विजन आईएएस की साइट से निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, सिर्फ गूगल में डालना है टेस्ट नंबर 9 विजन आईएएस, और कुछ भी नहीं डालना। ये पॉलिटी का टेस्ट है, 100 क्वेश्चंस है, आसानी से कर सकते हो और बहुत मतलब रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चंस मेंशन्ड है, आपको तो पता ही है। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे देखो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ये लिखा हुआ है। अब देखो इसका क्या है, क्वेश्चन क्या दे रखा है। फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है, आर्टिकल 1 स्टेट्स इंडिया एज भारत विच इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़। ये तो क्लियरली रॉन्ग है, ऐसा नहीं है ना। आर्टिकल 1 तो सबको याद है कि इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया का मतलब भारत है, इंडिया जो कि भारत, विच इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। हाँ बोल सकते हैं एज अ यूनियन ऑफ स्टेट एज होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे इसका देखो ऑप्शन क्या दे रखा है, सी है। मतलब दोनों ही क्या है, मतलब दोनों ही गलत है। नॉट स्टेटमेंट है ना, नॉट मतलब दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट नहीं है, करेक्ट नहीं है, दोनों ही गलत है, ठीक है। तो दोनों ही गलत है, ठीक। तो अभी सेकंड वाला भी देख लो, द एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ इंडिया इज़ वाइडर। यूनियन ऑफ इंडिया वाइडर नहीं है टेरिटरी ऑफ इंडिया से, टेरिटरी ऑफ इंडिया वाइडर है। टेरिटरी में मतलब हमारा जो वाटर बाउंड्रीज़ है और जो यूनियन टेरिटरीज़ है, ये सब कुछ है, जबकि यूनियन ऑफ इंडिया में सिर्फ स्टेट्स आते हैं, ठीक है। समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देख लो, कंसिडर द फॉलोइंग डीपीएसपी, और ठीक है मतलब डीपीएसपी के हाउ मेनी ऑफ द डीपीएसपी वर एडेड थ्रू 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। 1976 से कितने डीपीएसपी ऐड हुए थे। एक्चुअली में इसका आंसर है टू मिनिमाइज इक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस फैसिलिटीज़ एंड अपॉर्चुनिटीज़, सही है। टू प्रोमोट इक्वल जस्टिस, सही है। टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये भी सही है। एक सेकंड का बी 2 ओनली, एक गलत है। कौन सा गलत है, 4 डीपीएसपी ऐड हुई थी, ये तो याद है। चलो देख लेते हैं क्या है इसका, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो ऑप्शन बी तो सही है, ठीक है। ऑप्शन बी मतलब टू प्रोमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, ये सही है, ठीक है। ये 4 डीपीएसपी दे तो रखी हैं। 39 में टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, और टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, सही है। थर्ड तो ऑप्शन सही है, सेकंड भी सही है, ठीक है। टू प्रोमोट इक्वल जस्टिस, फ्री लीगल एड, मिनिमाइज इनइक्वालिटीज़, फर्स्ट वाला गलत है, ठीक है। बाकी 2 और 3 सही है। फिर थर्ड क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 21 के अकॉर्डिंग कौन सा सही है। तो अब इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है तीनों में से। तो ऑब्वियसली क्या है, इट इज़ वायलेटेड बाय द स्टेट, देयर इज़ एन एक्सप्लिसिट प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर ग्रांट ऑफ कॉम्पनसेशन बाय द स्टेट, ठीक है। ये वाला आई थिंक सही है, हाँ ये सही है। 3 का ए फर्स्ट सही है। ए मतलब ओनली 1 सही है, ऐसा नहीं है कि मतलब तीनों सही हैं, ठीक है। एक बार देख लेती हूँ कौन सा सही है। स्टेटमेंट 1 इज़ नॉट करेक्ट, स्टेटमेंट लिखा है 1 वाली गलत है। द प्रोटेक्शन अंडर इट कैन बी अवेलेबल ओनली अगेंस्ट आर्बिट्रेरी एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड नॉट अगेंस्ट आर्बिट्रेरी लेजिस्लेटिव एक्शन, आर्टिकल 21 में। नहीं, दोनों ही था। पहले क्या था कि एक गोपालन केस में बोला था कि जो आर्बिट्रेरी एक्शन है सिर्फ वही मान्य होगा, लेजिस्लेटिव एक्शन को नहीं मानेंगे, ठीक है। लेकिन बाद में क्या किया, मेनका गांधी केस में, मेनका नहीं मनेका केस में 1978 में बोल दिया कि दोनों ही आर्बिट्रेरी और कौन सा है और लेजिस्लेटिव दोनों ही होंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला गलत है, ठीक है। इन द मेन मनेका केस ऑफ 1970 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज एक्सप्रेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, आई थिंक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यही वाला सही है, थर्ड वाला स्टेटमेंट, ठीक है। एक सेकंड देख लेते हैं, बाकी ऊपर वाले दोनों ही गलत हैं। स्टेट एंड गन इज़ करेक्ट, सॉरी फोर्थ देखने लगी थी मैं। स्टेटमेंट 2 इज़ नॉट करेक्ट, हाँ
स्टेटमेंट 3 इज़ करेक्ट, 3 करेक्ट है, क्योंकि मनेका केस में ये बोल दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, हम प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ तो पहले ही था हमारा, फिर क्या मनेका में बोल दिया कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी रिकॉग्नाइज करते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड हो गया, फोर्थ वाला देख लो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन जुडिशरी के बारे में, दोनों स्टेटमेंट पढ़ लो। द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट कैन बी इंक्रीज बाय पार्लियामेंट, द स्ट्रेंथ ऑफ जजेस इन द हाई कोर्ट कैन बी इंक्रीज बाय प्रेसिडेंट। कौन सा स्टेटमेंट सही है दोनों में से? फोर्थ का सी है ऑप्शन, मतलब दोनों ही सही है। सुप्रीम कोर्ट की स्ट्रेंथ हम बढ़ा सकते हैं पार्लियामेंट से और हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट से। हाँ, सेकंड वाला तो पता ही था, हाई कोर्ट वाला में जो भी चीज़ें होती हैं वो प्रेसिडेंट डिसाइड करता है। सुप्रीम कोर्ट तो पता ही है ना कि सुप्रीम कोर्ट एक थोड़ी इंडिपेंडेंट सी बॉडी है, तो उसका कोई भी डिसीजन कोई एक इंसान तो लेगा नहीं, या है ना, तो पार्लियामेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेरियस पॉलिटिकल सिस्टम प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज। चाइना, वियतनाम, क्यूबा, अर्जेंटीना, इसमें से कौन सी वन पार्टी सिस्टम है? चाइना पता ही है वन पार्टी सिस्टम, वियतनाम भी पता है वन पार्टी सिस्टम, क्यूबा भी वन पार्टी सिस्टम है, अर्जेंटीना वन पार्टी सिस्टम नहीं है। अर्जेंटीना में अभी निकला था ना न्यूज़पेपर में, तो पता ही होगा। फिफ्थ का आंसर अर्जेंटीना में वन पार्टी सिस्टम नहीं है। ठीक है, सिक्स वाला कंसिडर फॉलोइंग रिगार्डिंग फंडामेंटल कौन सा सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है बताना है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर नॉट अवेलेबल इफ ऑल द राइट्स आर वायलेटेड बाय द प्राइवेट इंडिविजुअल्स। तो मतलब ये वाला एक सेकंड देख लेते हैं। सिक्स का बी सही है, बी मतलब 2 ओनली, सिर्फ 2 सही है, फर्स्ट वाला गलत है। ठीक है, सम ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट सेल्फ एग्जीक्यूटरी, हाँ सही है, मतलब कुछ फंडामेंटल राइट्स खुद से मतलब एग्जीक्यूट नहीं होते, उनको मतलब एग्जीक्यूट करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस लगाने पड़ते हैं। ये कौन सी बात देखो, फंडामेंटल राइट्स गारंटी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब फॉलोइंग, ये जो लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ देम आर अवेलेबल अगेंस्ट द आर्बिट्रेरी एक्शन ऑफ द स्टेट with a few expression like those against the state action and against the action of private individuals। ठीक है, आर्टिकल 15-17 एप्लीकेबल अगेंस्ट प्राइवेट इंडिविजुअल। 15 और सेकेंड 15 तो पता ही है ना, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ इसका, और 17 अबॉलिशन ऑफ ड्यूटी। तो ये तो सबको मतलब सबको प्रोवाइडेड है 15 और 17। ठीक है, when the rights that are available against the state action are only violated by the private individual, there are no constitutional remedies but only ordinary legal remedies। स्टेटमेंट इसीलिए गलत है। देखो, मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल, सेल्फ एग्जीक्यूटरी होती, while some of them are can be enforced on the basis of law made by giving effect to them। Such a law can be made only by the parliament and not by the state legislature so that uniformly throughout the country is maintained। तो आर्टिकल 35 है, आर्टिकल 35 तो वही है ना, रेमेडीज़ जो प्रोवाइड करता है। ठीक है, 6 देख लिया, 7 देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 तक ही कराऊंगी ताकि 10 क्वेश्चन हो जाए। ठीक, विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब बताना है इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है दोनों में से। फर्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सीक्स टू इम्पार्ट मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू अ रिटन फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन दैन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, सही है। सम प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन ओनली बी अमेंडेड विद द रेटिफिकेशन ऑफ 2/3 ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विद अ स्पेशल मेजोरिटी। 2/3 नहीं है, मतलब मेजोरिटी होनी चाहिए बट 2/3 नहीं है। 7 का ए मतलब एक ही सही है, पहला वाला, सेकंड वाला गलत है। ठीक है, अब सेकंड वाला अपना देख लेना भाई, 2/3 का तो नहीं है, ये पता है मुझे। देखो सेकंड वाला, इट इज़ ओनली द अमेंडमेंट ऑफ फ्यू ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट रिक्वायर रेटिफिकेशन बाय द स्टेट लेजिस्लेचर एंड इवन द रेटिफिकेशन बाय हाफ ऑफ देम वुड सफाइस। मतलब अगर आधे लोग भी आधे लोगों से भी वो रेटिफिकेशन मिल गया तो उतना ही सफिशेंट है। ठीक है, अब 8, Sapro report of 1945 holds an important place in the constitutional history for India for shaping the key provisions of the constitution because it emphasized the need for, अब इसमें से कौन सा कोड सही है ये बताना है। इंक्लूजन ऑफ प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स, इंक्लूजन ऑफ नॉन जस्टिसेबल DPSP, इंक्लूजन ऑफ नॉन जस्टिसेबल FD। ठीक है, अब इसमें से कौन सा सही है, तो इसमें से सी वाला सही है, 1 and 2 ओनली सही है। इंक्लूजन ऑफ प्रोविजंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटी ऑफ राइट्स, ठीक है, माइनॉरिटी राइट्स का।
और सेकंड इंक्लूजन ऑफ नॉन जस्टिसेबल DPSP, ठीक है, ये हो गया। अब सप्रू रिपोर्ट का तो पता ही था ना कि फंडामेंटल राइट और DPSP के सिग्निफिकेंस के लिए, मतलब सप्रू रिपोर्ट वॉज ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस because apart from the fundamental right and DPSP it suggested provision for the protection of minority rights। सप्रू रिपोर्ट माइनॉरिटी के राइट्स पे भी ध्यान देता है, ना कि सिर्फ फंडामेंटल राइट्स और DPSP पे देता है, ठीक है। 9th कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। थियोक्रेसी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है ये बताओ। रिलीजियस प्रिंसिपल्स ऑफन गाइड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग। स्टेट जनरली सपोर्ट एंड प्रोमोट अ पर्टिकुलर रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज़ गारंटीड। नहीं, और थियोक्रेसी में मतलब थियोक्रेसी में इम्पोर्टेंस किसको देते हैं, रिलीजन को इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे कि हमारी जो मिडिल एशिया वाली कंट्रीज़ है ना, सऊदी अरेबिया, UAE, ये सब है जहाँ पे रिलीजन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है और एक ही रिलीजन डोमिनेट करता है। तो ऑब्वियसली फ्रीडम ऑफ रिलीजन तो नहीं होगा। स्टेट जनरली सपोर्ट्स एंड प्रमोट पर्टिकुलर, ये सही है, सेकंड सही है। 9th का भी ओनली 2 रिलीजियस प्रिंसिपल्स ऑफन गाइड पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, ठीक है। अब देख लेते 10th। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सेशंस जज। सेशंस जज, अब सेशन जज पता है क्या होते हैं, ये जो भी क्रिमिनल केसेस देखते हैं वो सेशन जज देखते हैं हमारा, और सिविल जज जो होते हैं वो हमारे नॉन क्रिमिनल केसेस देखते हैं, ठीक है। मतलब बहुत सारी सोसाइटी में बहुत सारे केसेस होते हैं, क्रिमिनल ही थोड़े ना होते हैं, और भी केसेस होते हैं, ठीक। तो वो हमारे सिविल जज देखते हैं, और सेशन जज मोस्टली क्रिमिनल देखते हैं, बाकी दूसरे भी देख सकते हैं। भी पढ़ लेते हैं स्टेटमेंट। द डिस्ट्रिक्ट जज व्हेन हियरिंग अ क्रिमिनल केस इज नोन एज सेशन जज, बिल्कुल सही है। सेशन जज कैन सेंटेंस अ पर्सन टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट बट कैन नॉट अवॉर्ड अ डेथ सेंटेंस। लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं, डेथ सेंटेंस भी दे ही सकते होंगे। हाँ, ये सुना है ना कि डेथ सेंटेंस कभी कभी निचली कोर्ट दे देती है, फिर वो दूसरे वाले में अपील करते हैं और वहाँ पे कोर्ट बदल देती है डेथ को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में। तो आई थिंक दोनों स्टेटमेंट सही है। 10th का ए, 10th का ए सिर्फ एक ही सही है, एक ही सही है, एक सेकेंड। द सेशन जज कैन सेंटेंस अ पर्सन टू लाइफ in prison but cannot award a death sentence, एक सेकेंड। Session judge has the power to impose any sentence including life prison and capital punishment. However, a capital punishment passed by him is subject to confirmed by the High Court whether it is appeal or not. अच्छा, मतलब ये है कि डेथ सेंटेंस अगर उन्होंने दे दिया है तो अपर जो उसके ऊपर जो कोर्ट होगी, मतलब हाई कोर्ट है, ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट के ऊपर हाई कोर्ट होगी, तो हाई कोर्ट कन्फर्मेशन देगी तभी वो डेथ सेंटेंस मान्य होगा। तो हाँ, मतलब कि डेथ सेंटेंस जब मान्य ही नहीं है तो दे ही कैसे सकते, सही बात है। मतलब लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हैं लेकिन डेथ सेंटेंस नहीं। मैंने उल्टा बोल दिया, मैंने बोला वो, हाँ ठीक है, मैंने बोल दिया था कि डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि 10th का फर्स्ट वाला ही सही है। डिस्ट्रिक्ट जज को हम क्रिमिनल केसेस जो सुनते हैं उन्हें सेशन जज भी कहते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, टेस्ट सीरीज़ कराऊंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद।